Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will start the topic phase 3 of structural changes, that is phase of Zulfikar Ali Bhutto 1972 to 1977, or this phase is also called Bhutto's phase. In last lecture we have completed an overview of current economy, in which we have seen the current economic scenario, and after that we discussed the early year of 1947 to 1958 and Ayub's era of 1958 to 1968. लास्ट लेक्चर में हमने करंट इकोनॉमिक सिचुएशन को देखा और उसके बाद जो हमारी पार्टीशन के बाद हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी अर्ली ईयर्स की, उसको हमने डिस्कस किया, और उसके बाद अयूब खान का जो इरा था उसको डिस्कस किया। तो ये दो फेजेस हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम फेज 3 को डिस्कस करेंगे, दैट इज भुट्टोज फेज of 1972 to 1977. In today's lecture, we will cover these points. First, introduction of Zulfikar Ali Bhutto. Second, experiment with socialism. Third, macroeconomic management, and in which nationalization and social services and other points. So, start from the introduction. Early life. Zulfikar Ali Bhutto was the son of Shahnawaz Bhutto, a wealthy landlord of Sindh. Born at a time 1927 when the struggle for independence was approaching its climax. Shahnawaz's residence at Bombay was a popular meeting spot for leaders. Hence, Bhutto developed a sense of politics in his early life. Got a law degree from University of Oxford, after which he returned to Pakistan and started teaching in the Karachi University. तो ये अर्ली लाइफ की का हमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शाहनवाज भुट्टो के बेटे थे, जो कि एक वेल्दी लैंडलॉर्ड थे सिंध के। 1927 में वो बॉर्न हुए, जिस वक्त इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल बिल्कुल क्लाइमेक्स पर थी, और उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लॉ डिग्री की। ऑन अक्टूबर 22, 1958, भुट्टो ज्वाइंड अयूब खान्स गवर्नमेंट एज द मिनिस्टर ऑफ पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो अयूब खान के दौर में ही भुट्टो ने 1958 में गवर्नमेंट ज्वाइन की एज अ मिनिस्टर। इन जनवरी 1963 ही बिकेम द मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स। बिग अचीवमेंट्स: negotiation of an oil exploration agreement with USSR, Union of Soviet Socialist Republics, in 1961, and development of close ties with China. तो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स बनने के बाद उन्होंने ये दो बिग अचीवमेंट्स रिसीव की। एमर्जेंस इन पॉलिटिक्स। अभी तक हमने उनकी अर्ली लाइफ को स्टडी किया कि किस तरह से पॉलिटिक्स में वो आए और उनका बैकग्राउंड क्या था, वो किस घराने से ताल्लुक़ रखते थे। अब एमर्जेंस इन पॉलिटिक्स कि वो पॉलिटिक्स में कैसे आए। कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, उनका बहुत इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स में। डिक्लाइनिंग पॉपुलैरिटी ऑफ अयूब खान की गवर्नमेंट का डिक्लाइन था उस टाइम में, तो इनकी एमर्जेंस हुई। इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी अमंग लेबर क्लास। पीपीपी वाज फॉर्म्ड इन नवंबर 1967। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन नवंबर 1967 में फॉर्म हुई, और इन्होंने ही उसको बनाया, ये उसके फाउंडर थे। 1970 इलेक्शंस, 1970s के इलेक्शंस आ गए एंड पीपीपी रोज टू पावर। तो उन इलेक्शंस के बाद
भुट्टो की गवर्नमेंट आ गई। तो इस तरह से ये पॉलिटिक्स में आए। भुट्टोज एक्सपेरिमेंट विद सोशलिज्म। सबसे पहले हम सोशलिज्म को देखते हैं कि सोशलिज्म क्या होता है। सोशलिज्म सिस्टम मीन्स ऑल लीगल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस आर मेड बाय द गवर्नमेंट। कि ऐसा सिस्टम जिसमें तमाम जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के डिसीजंस होते हैं वो गवर्नमेंट करती है, तो उस सिस्टम को हम कहते हैं सोशलिज्म। द इंडिविजुअल्स रिलाई ऑन द स्टेट फॉर एवरीथिंग फ्रॉम फूड टू हेल्थ केयर। तो वो जो सिटीजन्स होते हैं उस कंट्री के, वो अपनी गवर्नमेंट पर ही रिलाई करते हैं, चाहे वो फूड हो या हेल्थ केयर हो। The early 1970s were the most traumatic years of Pakistan's political and economic history. The political impasse resulted in the ill-considered military action in East Pakistan in March 1971. जो पॉलिटिकल ब्रेक आया या पॉलिटिक्स में डिक्लाइन आया ड्यूरिंग अयूब खान्स, that was due to ill-considered military actions in East Pakistan. तो ईस्ट पाकिस्तान भी 1971 में अलग हो गया था, जिसको बांग्लादेश कहा जाता है। स्टार्ट ऑफ द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट विद द सेपरेटिस्ट हु वर गिवन फुल सपोर्ट बाय इंडिया। तो वो मिलिट्री की जो इल कंसिडर्ड थे वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे या इंडिया की तरफ से थे, तो इसलिए हमें ईस्ट पाकिस्तान को अलग करना पड़ा। ए चेन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिगेन विच इवेंचुअली लेड टू ए वॉर विद इंडिया, पाकिस्तान मिलिट्री डिफीट लीडिंग टू क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बांग्लादेश इन दिसंबर 1971। तो इंडिया के साथ मिलके 1971 में ईस्ट पाकिस्तान अलग होके बांग्लादेश बन गया और हमारी मिलिट्री ने भी डिफीट किया। In West Pakistan, Bhutto was brought into power by Pakistan's military and was president till 1977. तो ईस्ट पाकिस्तान जब अलग हुआ तो वेस्ट पाकिस्तान, अब जो हमारा पाकिस्तान है वो वेस्ट पाकिस्तान आ गया 1977 तक। 1971 से 77 तक वहाँ पर भुट्टो की हुकूमत रही। Bhutto undertook large-scale nationalization of industry, insurance and banking. Bhutto's government also took full control of country's educational system by nationalizing private educational establishment. भुट्टो के दौर में कंट्री में एजुकेशनल सिस्टम को भी बहुत कंट्रोल किया गया और प्राइवेट एजुकेशनल सिस्टम को नेशनलाइज किया गया। द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान एंड द लार्ज एंड अनएक्सपेक्टेड ऑयल शॉक्स इन 1973 led to major changes and problems faced by Bhutto's regime. Agricultural output during the same year also suffered a lot because of adverse weather conditions, both drought and floods, which caused the economic growth to slow down, inflation accelerated and macroeconomic imbalances widened. The large-scale inflows of foreign capital and remittances after 1973 cushioned the impact of steep rise in the oil import bills. तो भुट्टो के रिजीम में ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन के बाद कुछ प्रॉब्लम्स भी आए, जिसमें मेजर प्रॉब्लम्स ऑयल शॉक्स के थे और इसके अलावा एग्रीकल्चरल सेक्टर भी इफेक्ट हुआ, फॉरेन कैपिटल और रेमिटेंसेस भी इफेक्ट हुई। मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट ड्यूरिंग द 5 years of Bhutto's government, the annual growth rate of economy averaged 4.9% and this followed the virtual stagnation of GDP at 1.7% annual growth in the transition year 1972.
With the deteriorating economic and political relations with East Pakistan and eventual breakup of the country, the slowdown of growth was unavoidable. ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन के बाद भुट्टो के दौर में इकोनॉमी में थोड़ी सी स्लो डाउन हुई हमारी इकोनॉमी, दैट वाज अनअवॉइडेबल. नेशनलाइजेशन. Pakistan's People's Party parliamentarian came into power with the slogan of रोटी कपड़ा एंड मकान. भुट्टो के दौर में पीपल्स पार्टी जुल्फिकार अली भुट्टो ने बनाई और उसका स्लोगन ये बनाया. Reasons for nationalization. The government took over the management and control of 31 industrial units in January 1972 in 10 basic industry groups including iron and steel, heavy engineering, motor vehicles, heavy chemicals and cement. भुट्टो की गवर्नमेंट ने जितनी भी इंडस्ट्रीज थी 1972 में उन सबको नेशनलाइज कर दिया. In March 1972, the government took over the management and control of 32 life insurance companies. और उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को भी नेशनलाइज किया गया. द पाकिस्तानीज बैंक्स वर नॉट नेशनलाइज्ड टिल 1974. कॉटन एक्सपोर्ट एंड कुकिंग ऑयल इंडस्ट्रीज वर नेशनलाइज्ड ड्यूरिंग 1973. तो नेशनलाइजेशन इज द मेन पॉइंट ऑफ भुट्टोज रिजीम कि इस दौर में भुट्टो ने नेशनलाइज कर दिया था हर चीज को. द फाइनल वेव ऑफ नेशनलाइजेशन during the Bhutto period came in July 1976 when government unexpectedly took over about 3,000 cotton ginning factories, rice and flour mills with a total turnover of 14 billion rupees and employing 3,000 persons. तो कॉटन इंडस्ट्री को भी उसने नेशनलाइज किया. द नेशनलाइजेशन ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग were part of the relatively well thought out actions to check the power of 22 families, whereas the decision to nationalize cotton export trade, edible oil industry and agro processing units were largely ad hoc. Ad hoc means when necessary or when needed, responding either to economic or political pressures. Board of Industrial Management was established in 1972. Issues with nationalization. Nationalize तो हर चीज को कर दिया गया इस दौर में. अब उसके साथ issues क्या क्या है? Handed over these entities to the bureaucracy instead of professional corporate management. कि प्राइवेट सेक्टर से इसको पब्लिक सेक्टर में जब कन्वर्ट किया गया, गवर्नमेंट लेवल पर किया गया, तो ब्यूरोक्रेसी वहां पर आ गई इंस्टेड ऑफ प्रोफेशनल कॉर्पोरेट मैनेजर्स और मैनेजमेंट. भुट्टो मेड द मिस्टेक ऑफ नेशनलाइजिंग स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज. भुट्टो ने तमाम स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज को भी नेशनलाइज कर दिया. तो ये एक मिस्टेक थी. डैमेज द कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर्स. तो इससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस शेक हो गया. अदर इम्पैक्ट्स. Drastic fall in production and GDP growth which consequently led to low savings and tax collection. इसकी वजह से जो हमारा प्रोडक्शन लेवल और GDP ग्रोथ रेट था वो भी कम हो गया. पब्लिक सेक्टर ओवरवेट सिक इंडस्ट्रीज, फॉल इन प्रोडक्शन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंक्रीज इन करप्शन. क्योंकि पब्लिक लेवल पर हो गई तो वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी की वजह से करप्शन भी इंक्रीज हो गई और उसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन और जीडीपी भी फॉल कर गई. सम की पॉइंट्स ऑफ भुट्टोज रिजीम. नेशनलाइजेशन अभी हमने इसको डिस्कस किया. इसके अलावा कुछ और की पॉइंट्स. सोशल सर्विसेज. भुट्टोज के रिजीम में सोशल सर्विसेज, एजुकेशन और हेल्थ पर फोकस किया गया. फॉरेन ट्रेड एडजस्टमेंट, पैटर्न ऑफ ग्रोथ, ऑयल प्राइसेस शॉक्स, एक्सटर्नल डेट प्रॉब्लम्स, एनर्जी प्राइसेस, budget deficit, inflationary pressure, wheat subsidy, labor policy, tax policy, republic investment and reaching the poor. तो ये तमाम पॉइंट्स इस दौर में इन पर फोकस किया गया. तो इसमें फर्स्ट है
Social services, that is education. New educational policy, March 1972, outlined an ambitious program of educational development including free and universal education up to class 8, strengthening of technical education, teachers welfare program, improvement in education quality, an educational program for women in the rural areas. The immediate focus was the nationalization of private educational institutions. तो अगेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी नेशनलाइज किया गया. टेक ओवर ऑफ प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एडवर्सली affected the development of basic education as well as the quality of education. Only about 1/3 of the education expenditures were directed at the primary level. Total government expenditures on education increased from 0.8 million in 1971 to 2.8 million rupees in 1976-7, which represented increase in real terms of around 50% over the period. Female education at the primary level showed improvement in Bhutto's period, as females accounted for 36% of growth at the primary school enrollment level and 55% of growth in teachers during 1972 to 1977. Second social service, that is health. Health policy 1972. Extension of health facilities to rural areas, expansion of medical education, shift to production of generic drugs to avoid the increasing prices of brand name medicines. In northern areas of Pakistan, people were trained as health guards who were to provide basic medical facilities. As a proportion of GDP, the growth in health sector was from 0.4% in 1971 to 0.8% in 1976-7. Number of basic health units increased from 249 in 1971 to 786 in 1977, and the number of rural health center increased from 87 to 256 over the period, and 1900 health guards were trained. Next point is foreign trade adjustment. The separation of East Pakistan did not lead to major decline in Pakistan's exports, and there were three principal reasons for this. 1971 में जब बांग्लादेश अलग हो गया तो उसकी वजह से हमारी फॉरेन ट्रेड, जिसमें इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स आ जाती हैं, वो इफ़ेक्ट नहीं हुई. उसकी ये तीन रीजंस थी. एक्सपोर्ट्स ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान सच एज कॉटन एंड राइस, which constitute of about half of the interwing trade in 1960s, were sold below the international prices to East Pakistan because of national policies. The real devaluation of the exchange rate in May 1972 facilitated the shifts to international markets, and the boom in the international economy and commodity markets in 1972-3 increased the demand for Pakistan's exports. On the import side, there were two lists, free and tied. Free import भी थी और tied import भी थी. Import licenses had to be taken from the government. Government की तरफ से license लिया हुआ था, तो उसकी वजह से हमारी imports भी affect नहीं हुई. Next is pattern of growth. The major sources of growth during the period were construction, public administration, and defense and service sector. The construction boom was closely related to the rapid growth in investment. Real investment expanded by 50% between 72-3 and 76-7, and the rate of investment as per GDP recovered from a low of less than 13% to over 19% over the 4-year period. The beginning of boom in worker remittances also had positive effect on the expansion of the service sector.
तो हमारा जो मेजर सोर्सेज ऑफ ग्रोथ था वो कंस्ट्रक्शन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड सर्विस सेक्टर, उस पर भी फोकस किया गया. ऑयल प्राइस शॉक्स. External payment position worsened due to rise in international oil prices at the end of 1973. जब वर्ल्ड की ऑयल प्राइसेस बढ़ गई तो उसकी वजह से हर कंट्री में ऑयल प्राइसेस का शॉक आया. ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज फॉर्म्ड इन 1970s. तो 1970s में ओपेक, जिसको ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कहते हैं, उसको फॉर्म किया गया. At the peak of oil prices in 1972, Pakistan's oil import bill was over 6% of GDP. External debt problems. Pakistan had to face rising debt services burden of the existing debt in 70s. 70s में पार्टीशन के बाद चूँकि गवर्नमेंट स्टेबल नहीं हो सकी, तो उसकी वजह से हमारा जो डेट था वो उसका बर्डन स्टिल एग्जिस्ट कर रहा था. एज पॉलिटिकल क्राइसिस बिगेन इन 1971 एंड एज द इकोनॉमी स्टम्बल्ड, पाकिस्तान फाउंड इटसेल्फ अनएबल टू मीट डेट सर्विस ऑब्लिगेशंस. तो वो डेट इतना ज़्यादा था उसका बर्डन कि पाकिस्तान वॉज अनएबल टू मीट, कि उसको पूरा नहीं कर सकता था वो. उसके बाद एनर्जी प्राइसेस. It was the lack of suitable price adjustment in energy which did the most harm in economic terms through direct subsidies from the budget for energy. Between 1973 and 76, import cost of petroleum had increased by 300%. एनर्जी की प्राइसेस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज आ गया था. तो इसी तरह से इसमें और पॉइंट्स भी दिए हुए हैं. बजट डेफिसिट. गवर्नमेंट डेफिसिट. बजट डेफिसिट क्या होता है? गवर्नमेंट बजट डेफिसिट अकर्स व्हेन एक्सपेंसेस एक्सीड रेवेन्यू, कि जब गवर्नमेंट की इनकम कम हो, उसका एक्सपेंस ज़्यादा हो, तो वो डेफिसिट में जा रहा होता है. विच हैड इंक्रीज इन 1970 to 1972 ड्यू टू डिफिकल्ट इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस, मिलिट्री ऑपरेशंस इन ईस्ट पाकिस्तान. तो इन 3 पॉइंट्स की वजह से हमारा जो बजट था 1970 से 72 तक, दैट वाज इन डेफिसिट. गवर्नमेंट डेफिसिट शोड फर्दर एक्सप्लोसिव ग्रोथ ड्यूरिंग द भुट्टो ईयर्स. द हाई राइजिंग burden of defense expenditure was a root cause of fiscal imbalance. The decision to increase defense expenditure following the separation of East Pakistan was important political decision made for demoralized Pakistan army. उसके बाद inflationary pressure. The growing fiscal deficit. Fiscal deficit means income less than expenditure. Again, income कम, expenditure ज़्यादा हो, तो वो deficit में जा रहा है हमारा. Combined with imported inflation resulted from higher international oil prices had serious inflationary consequences. तो oil prices इसकी वजह से बढ़ गई और हमारा जो इन्फ्लेशन था वो काफ़ी हद तक प्राइसेस में इंक्रीज आ गया. वीट सब्सिडी. गवर्नमेंट ने वीट के ऊपर भी सब्सिडी दी. द गवर्नमेंट वाज स्लो टू एडजस्ट वीट प्रोक्योरमेंट प्राइसेस बिकॉज ऑफ कंसर्न विद द अर्बन कंज्यूमर्स. तो इसमें भी हमें रेशो भी दी हुई है 60s की और 70s की. Producers' prices were kept below international level after allowing for reasonable efforts to mitigate large fluctuations. This triggered the need to maintain input prices at low level. उसके बाद labor policy. Comprehensive labor policy announced in February 1972 measures to improve the income and the bargaining position of labor. भुट्टो के दौर में लेबर को बहुत फोकस किया गया. नेशनलाइजेशन के बाद लेबर की इनकम इम्प्रूव की गई. प्रोसीजर्स फॉर स्पीडी एंड जस्ट सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, ए फेयर शेयर इन प्रॉफिट्स, पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, बेटर हाउसिंग, हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज एंड बेटर वर्क एनवायरनमेंट.
तो लेबर की ये पॉलिसीज बनाई गई और लेबर को फैसिलिटेट किया गया। और इसके ये फिगर्स भी हमें दिए हुए हैं। उसके बाद टैक्स पॉलिसी, द गवर्नमेंट वॉज नॉट एबल टू यूज द टैक्स पॉलिसी एज एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन। Profits of nationalized enterprises fell off rather quickly as inefficiencies crept in and growth slowed down. Collection from incomes and corporate tax during the 70s did not exceed 1% of GDP, and the essential inelasticity of tax system remained intact with its heavy dependence on indirect taxes and especially certain duties. Public investment. The extension of the role of the public sector was not confined to nationalization and increased public sector investment in industry. तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट इस दौर में ज़्यादा इंक्रीज हुई क्योंकि नेशनलाइजेशन की वजह से। रीचिंग द पुअर, द लास्ट पॉइंट, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर फॉर द पुअर वर a key slogan of the founder of the PPP, and it was this platform which had brought भुट्टो to power. भुट्टो का जो मेन स्लोगन था that was food, clothing and shelter, और इसकी वजह से ही उसको पावर मिली। Large parts of Bhutto's economic and social programs such as land reforms, labor policy, educational reform, sharp expansion in public development spending, credit policies for small farmers and businessmen were aimed at improving the living standard of the poor. While there was a defined reduction in absolute poverty after 1971-72, majority of the improvement occurred after 1976. Between 1976 to 79, worker remittances, a major source of poverty reduction, increased from US $562 million to $1749 million. Slow economic growth, high level of inflation, and ineffective social policies and spending frustrated distribution goals, even though they were pursued aggressively. So these policies were mainly for the poor. So that was Bhutto's regime. That's all for today's lecture. Thank you. Stay safe.